नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत नई कविता की रूढ़ियों से नए काव्य सृजन में मुक्ति का प्रयास, आज हम इसी पर वापस से चर्चा करेंगे। तो मास कल्चर के लंपट परिदृश्य ने नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन की मूल्य चेतना का गला घोटकर भयावह आतंक यातना को जन्म दिया। किसने? मास कल्चर की लंपट परिदृश्य, यानी जो ऐसे परिदृश्य सामने दिखाई देने लगे अब, क्योंकि सिनेमा जगत का आविष्कार हो गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है समाज में जैसे अभिनय के लिए मंच वगैरह मिलने लगे लोगों को। और दूसरी बात, जब लोकतंत्र समाज में उदय हो जाता है तो एक अलग तरीके की स्थितियाँ हो जाती हैं। और तो क्या हुआ कि उसने राष्ट्रीय आंदोलन की जो मूल्य चेतना थी उसका गला घोटकर भयावह आतंक को जन्म दे दिया। आतंक को जन्म दिया, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं ना कि समुद्र के अंदर सारी चीज़ें हैं, नदी के अंदर सारी चीज़ें हैं, इस पृथ्वी के अंदर सारी चीज़ें हैं, लेकिन व्यक्ति प्राप्त तो उन्हीं चीज़ों को करेगा जिसको वो लेना चाहेगा। मुझे कोई चीज़ चाहिए, मैं जो चीज़ लेने जाऊँगी वही चीज़ मुझे मिलेगी। ठीक उसी तरीके से लोगों की दृष्टि, क्योंकि गलत चीज़ों पर जल्दी जाती है, गलत चीज़ें वो जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए उन चीज़ों का जो प्रभाव है वो लोगों पर ज़्यादा पड़ा और इसी के कारण से एक आतंकवादी भयावह आतंक जो है वो समाज के सामने आ गया। समकालीन काव्य सृजन पर इस स्थिति का सीधा दबाव है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने सांस्कृतिक जागरण की चेतना को ध्वस्त करते हुए विराट विखंडनवाद को जन्म दे दिया। और जो उपभोक्तावादी जो संस्कृति हुई, जहाँ पर कि लोग अब चीज़ों को प्राप्त तो करना चाहते हैं, लेकिन अब प्राप्त करने के लिए जो साधन और संसाधन होना चाहिए वो दोनों नहीं है। मूल साधन तो आर्थिक स्थिति का है। तो आर्थिक स्थिति में तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जहाँ पर पुरुष समाज था वो पुरुष समाज भी सिर्फ इतना ही, अब तक 2020 तक की स्थिति है तो उसको इतना ही चाहिए था जिससे उसका घर चल सके। उससे ज़्यादा उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे उससे ज़्यादा कुछ चाहिए। यानी एक छोटी सी भी नौकरी उसको मिल गई और यदि उसके घर की रोटी चल रही है तो उससे ज़्यादा उसने ये भी नहीं सोचा मुझे एक मकान भी चाहिए। उतना भी सोचने की ज़रूरत ही नहीं समझी। तो वहाँ यदि हम महिला समाज की बात करें या और अन्य समाज की जितने की भी बात करें, वहाँ तो किसी तरीके से इन स्थितियों का पहुँचना संभव ही नहीं था जो 2023 में अब जागी। लोगों की चेतना जागी, अब जागी है कि उनको लगने लगा कि ये सारी चीज़ें जिनके लिए गलत रास्ते चुन करके लोग गलत गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि यदि हम सही रास्ते से चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करें, वो सारी चीज़ें हमारे हाथ में आ सकती हैं, मिल सकती हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास वो रास्ते तो तब पता लगेंगे ना जब हमने किसी तरीके से हम शिक्षित हो गए, किसी तरीके से सही रास्ते पर चल पड़े, सही लोगों का साथ मिल गया, तब हमें वो चीज़ें मिलेंगी। यदि हमारे साथ ही गलत लोगों में उठना बैठना है, गलत चीज़ों का देखना सुनना है, तो फिर वो चीज़ें कैसे मिलेंगी? तो समस्या यहाँ आकर के खड़ी हो जाती है। तो इसके कारण से उस समय प्रॉब्लम आई जो 2023 में हमें लग रहा है कि उसमें से कुछ आगे गए हैं वो। इसी में से जातिवाद, संप्रदायवाद, प्रदेशवाद का जहर राजनीति में आया। और क्या था? जातिवाद। अब जातिवाद दूसरी तरह से पनपने लगा था। उस समय जातिवाद पनपा था किसी और तरीके से। वो जब हम बात करते हैं 1000 के दशक की या 600-700 के आसपास की बात करें, 600-700 से लेके 1100 तक की बात हम यदि करें, उस समय का जो यदि हम बात करेंगे कि जो जातिवाद था वो दूसरी तरीके का था। वो किस तरीके का जातिवाद था? वो जातिवाद एक बहुत समाज की भयावह स्थिति थी, यानी जहाँ पर रूढ़िवादिता बहुत ही ज़्यादा पनपी हुई थी। जब हम इस रूढ़िवादिता क्या, एक व्यक्ति दूसरे से बात करना पसंद नहीं करता था, यानी यदि वो
अपने संबंधों को बनाना चाहे तो वो संबंध बनते थे रात के अंधेरे में, एकांत में। बाकी वो समाज के सामने आकर के किसी के संबंधों को स्वीकार कर ले, चाहे वो व्यक्ति कितना ही संपन्न हो, पढ़ा लिखा हो, वो उस समय संभव नहीं था लोगों के लिए। वो उस सब सी चीज़ों से डरते थे। तो सामने आकर के चीज़ों है तो वो गलत, उनके पास जातिवाद जो है वो दूसरी तरीके से पनपने लगा। और जातिवाद के साथ साथ कुछ ऐसी सामाजिक स्थितियां उत्पन्न थीं जिसके कारण से समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता था, कभी नहीं बढ़ सकता था। जैसे आज भी आप देख रहे हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात करते हैं, और बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी हैं जहाँ पर उनके पिछड़ेपन का कारण सिर्फ और सिर्फ वही कल्चर है जिसकी बात मैं अभी कर रही हूँ। वही कल्चर है कि जहाँ पर हम हाथ धोना अच्छी बात है, साफ़ सुथरे रहना अच्छी बात है, भगवान के लिए वो प्रसाद लगाना अच्छी बात है, चीज़ों को मानना अच्छी बात है, लेकिन हम उसी चीज़ को मानते चले जा रहे हैं जो गलत है। यानी जैसे हम बात करें कि जैसे जब हमारे पास भोजन की व्यवस्था नहीं थी, जब हमारी जानकारियाँ नहीं थी, जब हमारे पास कोई हमें बताने वाला, रास्ता बताने वाला नहीं था कि हमें क्या खाना चाहिए, कहीं क्या पीना चाहिए, तो हम कुछ भी खाते थे, कुछ भी पीते थे। ये अभी की बात बता रही, दूर की नहीं जाती, 2010 तक के गांवों की स्थिति क्या थी, 2010 भी छोड़ दिए, 15 तक की गांवों की स्थिति क्या रही है। गांवों के अंदर अभी भी 2015 तक भी ये था कि लोग तालाब के पास जाकर वहाँ सारे काम कर लेते थे, कुछ भी नॉनसेंस करते थे, उसी में पानी भी पीते थे और उसी में पशु को नहला लेते थे, तो उसी में सब कुछ काम कर लेते थे। अभी कुछ बदलाव हुआ है 2020 में, जब कोरोना की स्थिति आई तो लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ अभी पूरी तरह जागरूक नहीं हुए हैं। अभी तो बहुत सी चीज़ें वो मानने के लिए ही तैयार नहीं है, स्वीकार करना के आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल की बात होती है, वो अभी उनको स्वीकार नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहाँ पर उन चीज़ों को मानने से ही लोग इनकार कर देते थे। यानी जो हमारी खेती के जो हम तरीके अपनाते थे वो भी गलत, खेत को में जो उत्पादन के लिए जो हम ज़मीन में जो जिस तरीके से हमारा जो अन्न उत्पादन का तरीका था वो एकदम गलत तरीका था, पशुपालन का जो तरीका था वो एकदम गलत था, रहन सहन का जो तरीका था वो पूरी तरह गलत था, लेकिन हम उसको सही मानने पे तुले हुए थे। तो ये हमारी पिछड़ेपन की, बहुत ज़्यादा पिछड़ेपन की पहचान है कि हम लोग इतने पिछड़े हुए थे कि किसी भी चीज़ को मानते नहीं थे। और उन्हीं कारणों से, उन्हीं चीज़ों के कारण से हमारे यहाँ इतना जातिवाद पनप रहा था, इतनी सारी चीज़ें पनप रही थी कि जिसका कोई हद नहीं है। अब कोई तो वो पराकाष्ठा पर जब कोई चीज़ चली जाती है तो वो गलत हो जाती है, चाहे वो अच्छी चीज़ हो चाहे वो बुरी चीज़। जब पराकाष्ठा होगी तो उसका नुकसान निश्चित रूप से होगा। तो ठीक उसी तरह की स्थितियाँ थी। तो एक जातिवाद का, दूसरा संप्रदायवाद। संप्रदायवाद के संप्रदाय बन गए अपने अपने कि कोई के मतलब एक हिंदू ही धर्म है, हिंदू धर्म में इतने सारे संप्रदाय बन गए, अनेक मुस्लिम है तो उसमें अलग संप्रदाय का बन गए, जो अन्य समाज थे उनमें भी प्रदेशवाद। अब कहाँ के रहने वाले हैं ये कि भाई हम तो यूपी के हैं तो सारे यूपी के मिल गए, बिहार के हैं तो पूरे बिहार के ही मिल गए। मतलब ये प्रदेशवाद से भी अभी तक हम बाहर, प्रदेशवाद से तो हम अभी भी बाहर नहीं हैं, अभी भी बाहर नहीं हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए हम तैयार नहीं होते। तो प्रदेशवाद का जहर राजनीति में आया और पूरे देश को तोड़ फोड़ की घटिया और मानवद्रोही राजनीति के हाथों तबाह कर दिया। इसी तबाही को केदारनाथ सिंह ने उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं तथा बाघ जैसे काव्य संग्रह की कविताओं में उजागर किया। उत्तर आधुनिकतावादी स्थितियाँ हमारी जातीय स्मृति को मिटाने का हर संभव यत्न कर रही थी। मतलब आधुनिकतावादी जो चीज़ें आ रही थी वो निश्चित रूप से सामने आकर के बहुत सारी चीज़ों को बदलने के लिए हमें बार बार उकसा रही थी, लेकिन हम बदलने के लिए तैयार नहीं थे, जानने के लिए तैयार नहीं थे, चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं थे। हम बहुत सी चीज़ों से तो परिचित ही नहीं थे, तो जिनसे हम परिचित नहीं हैं उन चीज़ों में तो बदलाव की संभावना ही नहीं है। तो और इसमें एक बहुत बड़ा जो योगदान दिया है वो मोबाइल ने दिया।
जो मोबाइल और लैपटॉप ने जो दिया है, यानी टेक्नोलॉजी ने जितना समाज को बदलने में कार्य किया है उतना शायद संभव नहीं था। यदि ये चीज़ें पहले यदि रही होती तो शायद हमारा समाज अब तक तो बहुत आगे जा चुका होता। तो इस समुची पृष्ठभूमि में समकालीन काव्य सृजन की एक बिल्कुल भिन्न परिस्थिति के हवाले कर दिया। हालात यह है कि जटिल होती संवेदना और कठिन होते कवि कर्म ने काव्यात्मकता का अर्थ ही तहस नहस कर दिया है। कवि के सामने प्रमुख प्रश्न आशावाद और निराशावाद का नहीं है, अपितु जीवन को भीतर बाहर से पहचानने का है। तो कल हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। आज अपना विषय यहीं विराम देते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब